हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन बेडेड सीरीज का एक और नया एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के एंड तक देखा था, काफी सारे राज खुल चुके हैं। लुबई के बारे में काफी कुछ पता चला है और उसके मास्टर के बारे में भी उसकी मौत हो चुकी है। इस समय लुबई काफी ज्यादा परेशान होता है और एंडोलिना उसके साथ में उसको संभालने की कोशिश कर रही है। इस टाइम पर चेंगली बहुत ज्यादा परेशान है अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि जिस मास्टर की तलाश में वो इस जगह पर आए थे जो कि उसकी बच्ची का इलाज कर सकता था, वो पहले ही मर चुका है। वो इस बात से परेशान होता है कि अपनी बच्ची का अब वो क्या करेगा। अपनी परेशानी वो हार्ट से पूछने लगता है। हार्ट तुरंत ही उसकी बच्ची की बॉडी में से बाहर निकलती है। इतने टाइम से उसने चेंगली की बच्ची की बॉडी को पॉजेस कर रखा था ताकि उसे किसी तक तकलीफ ना हो, और जैसे ही हार्ट उसकी बॉडी में से बाहर निकलती है वो पॉजेस हट जाता है और तुरंत ही बच्ची रोना शुरू कर देती है। उसको दर्द भी होने लगा है। चेंगली यहाँ पर हार्ट से पूछने लगता है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस पे हार्ट कहती है काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो सब कुछ तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। अब उस मास्टर की तो डेथ हो चुकी है, लुबई ही आखिरी उम्मीद है, तुम्हें उससे किस तरह से मनाना पड़ेगा। चेंगली और भी जो परेशान जाता है, वो सोचने लगता है कि सब कुछ इन गांव वालों की वजह से हुआ है। गांव वालों ने बिना जांच पड़ताल किए तुरंत ही उस डॉक्टर को प्रोटेक्ट करके उसे खत्म कर दिया होगा। ज्यादा उसे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया होगा। मुझे पूरा यकीन है इस सब के अंदर इन विलेजर्स की गलती है। इसी समय न्यू की आवाज आती है जो कि चिल्ला के कह रही है वो दोनों यहाँ जा चुके हैं। लुबई और एंडोलिना वो दोनों पर मौजूद नहीं है। चेंगली और परेशान हो जाता है कि ये दोनों इस हालत में कहां चले गए। एंडोलिना तो ठीक होगी, लेकिन लुबई वो अब क्या करेगा वो कुछ भी पता नहीं है। चेंगली को थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि वो किस जगह पर गए होंगे। फिर सीधे उस जगह पहुंचते हैं। हम यहाँ से उस हॉस्पिटल टाइप की जगह का सीन देखते हैं। सारी सीलें टूटी हुई है, जितने भी तिरस्मन लगाए गए थे वो सबके सब फाड़ दे गए। इस समय लुबई वहां पर अंदर तक एंटर करता है, कुछ मलबे को उस जगह से हटा रहा होता है और हटाते हटाते उससे नीचे की साइड में एक गेट टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये गुप्त कमरा है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, और विलेज के लोग क्योंकि बहुत ज्यादा डरे हुए थे इसलिए उन्होंने भी यहाँ पर ज्यादा जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। लुबई इसको देखने के साथ ही तुरंत उसको खोलने की कोशिश करता है, अपनी सारी ताकत लगा देता है, लेकिन काम नहीं बनता। एंडोलिना भी यहाँ पर उसकी मदद करती है, दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी काम नहीं बन रहा। तो ये पीछे से आवाज आती है, मुझे लगा ही था तुम इस जगह पर आए होंगे। लुबई पीछे देखता है, ये आवाज असल में चेंगली की है जो कि अपने बैसे और न्यू के साथ में इस जगह पहुंच चुका है। इस पे एंडोलिना बोलती है आप दोनों भी इस जगह पर आ गए। तभी चेंगली पूछने लगता है ये गेट किस तरह का है और तुम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हो। इस पे लुबई बोलता है इसमें काफी कुछ वो सामान हो सकता है जो कि मेरे मास्टर का है, और जिस सुनने के साथ में चेंगली को दोबारा से उम्मीद मिलती है कि शायद से कुछ ऐसा सामान जो कि उसके मास्टर ने तैयार किया था, कुछ नोट्स वगैरह कुछ भी नीचे की साइड मिल सकते हैं, जिससे उसकी बच्ची का और उसके विलेज के बाकी लोगों का इलाज हो सकता है। चेंगली तुरंत ही अपनी सर तक दबा देता है उस गेट को खोलने के लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। चेंगली की पूरी जान निकल जाती है, लेकिन गेट अभी तक खुलता नहीं। जब चेंगली हार मान चुका होता है तब लुबई समझ जाता है असल में इस जगह पर आग लगी थी। आग लगने के कारण यहाँ पर जो ये गेट है ये पूरी तरह से पिघल चुका है। अब इसको खोल पाना किसी भी इंसान की बस की नहीं है। तभी चेंगली न्यू की तरफ देखता है, उसे गेट खोलने के लिए कहता है। न्यू पलक झपकते ही एक सेकंड के अंदर उस गेट को खोल देती है। लुबई और एंडोलिना दोनों बुरी तरह चौंक जाते हैं। इतनी छोटी सी बच्ची इतने मजबूत गेट को इतनी आसानी से कैसे खोल सकती है। इसके बाद में न्यू तो सोने के लिए चली जाती है, लेकिन बाकी सभी लोग वहां से नीचे की तरफ एंटर करते हैं। लुबई आगे बढ़ते हुए बता रहा होता है कि उसके मास्टर काफी ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने इस जगह पर अपना काफी सारा सामान रखा हुआ था। उनका वो सारा सीक्रेट सामान जो कि वो कभी भी इस दुनिया के सामने नहीं लेना चाहते थे, वो तब लाना चाहते थे जब उनकी पूरी प्रोग्रेस अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। अभी तक उन सभी यहाँ पर छुपा के रखा था। यहाँ पर जितना भी सामान है वो सारा एक खजाने की तरह है। ये बात करते हुए ये लोग जब उस जगह पहुंचते हैं, सामने की तरफ एक कमरा होता है, काफी सारे रेके वहां पर है, लेकिन पूरी तरह से खाली। किसी ने पहले यहाँ पर हाथ साफ कर लिया है। चेंगली समझ जाता है कोई चोर पहले उनसे पहले यहाँ पर एंटर किया और आसानी से सारा सामान लेके चला गया, क्योंकि कोई भी उसको रोकने के लिए नहीं था। और चेंगली निराश हो जाता है। तभी लुबई कहता है नहीं, इतनी जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है, ये तो सारे केवल दिखाने की बात है, लेकिन खाने की कुछ और है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, जो मेरे मास्टर थे वो बहुत ज्यादा होशियार थे, उनको पहले से पता था कि कभी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने पहले इसकी तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर एक सीक्रेट रूम और है। ये कहते हुए वो पास की एक चीज के ऊपर हाथ लगाता है। ये घूमने टाइप का कुछ चीज है, और जैसे उसको घुमाता है वहां पर एक गेट दिखाई देने लगता है। यहाँ पर इस सीक्रेट रूम के अंदर एक और सीक्रेट रूम है, और इसके अंदर भी काफी सारी रेखी होती है। यहाँ का सामान बिल्कुल वैसे के वैसा रखा हुआ है जैसा कि पहले था। किसी भी चोर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वैसे ही जगह दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। काफी सारे मटके यहाँ पर रखे हुए हैं, और जैसा कि उस चोर ने कहा था, हो सकता है इन मटकों के अंदर इंसानों के काफी सारे पार्ट हो, और इसके अलावा एक पूरा इंसान भी इसका मौजूद होता है। उसका स्कल पास की एक दीवार के ऊपर लटक रहा होता है। यहाँ पर सभी लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम इस लेडी को देखते हैं। ये वही लेडी है जिसको उस टाइम बुलाने की बात की जा रही है। इस लेडी के सामने काफी सारे लोग होते हैं जो कि सारे इसके भक्त हैं। वो इसके पास में आकर अपनी सारी समस्या बता रहे होते हैं, किस तरीके से इनकी फैमिली के तो कुछ लोग काफी ज्यादा बीमार है। जो तिलिस्म आपने पिछली बार दिया था वो पूर्णतः असर नहीं कर रहा है। इस पे वो लेडी अपने पास से एक दूसरा तिलिस्म निकालती है, और जो पहले तिलिस्म दिया था उसको कहीं पर जलाने के लिए बोल देती है, और इस तरीके से इसका सारा बिजनेस चल रहा होता है। उसके बदले में कुछ कुछ पैसे भी इन लोगों से मांगती रहती है दक्षिणा के रूप में। साथ में इसको ये भी कहती है कि 3 दिन के अंदर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी,
और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो दोबारा से मेरे पास में आना, मैं तुम्हें अगला तिलिस्म दूंगी जिसके अंदर पावर और भी ज्यादा होगी, बस थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा लगेगा, ज्यादा दक्षिणा कर देना और तुम तुरंत ही ठीक हो जाओगे। इस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पर ये लेडी सबके सामने इस बंदे को लूट रही है, लेकिन सभी लोग इसी लेडी की तारीफ कर रहे होते हैं कि क्या शानदार लेडी है। इसी समय किस जो लोगों की इस जगह पर एंट्री होती है, जो ये घबराते हुए इस जगह पर आते हैं। यहाँ पर आते बताने लगते हैं कि वो जो लड़का है लू भाई, वो घोस्ट, वो दोबारा से उस घोस्ट हाउस से जाता दिखाई दिया। उसने वहां पर पहुंचकर सारे तिलिस्म तोड़ दिए। वो खुद वहां पर अंदर की तरफ एंटर कर चुका है और ये सुनने के साथ में इस लेडी को दोबारा से एक शानदार अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है इन सभी लोगों को लूटने की। वो तुरंत चिल्लाते हुए बोलने लगती है, बहुत बड़ी गड़बड़, ये तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। कैनिबल्स दोबारा से फ्री हो चुके हैं, कुछ ही टाइम के अंदर वो लोगों को मारना शुरू कर देंगे। पहली मौत जल्दी ही होने वाली है। हमारा विलेज अब खंडर बनने वाला है। हमें किसी भी तरीके से उन कैनिबल्स को रोकना पड़ेगा। विलेजर्स से बहुत डर जाते हैं। वो लेडी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि कुछ कीजिए, किसी भी तरीके से उसको रोकिए। इस समय विलेजर्स डिसाइड करते हैं कि सीधे उस हॉस्पिटल के पास में जाकर लू भाई, जो कुछ भी उस बंदे का नाम था, उसके पास में जाकर उसे खत्म कर दे और सबको खत्म कर दे, क्योंकि वो ऑफिशियल भी इस समय नहीं मिल रहा है। ऑफिशियल मतलब चैंगली, वो भी अपनी जगह से गायब है। तो मतलब वो चारों ही उस घर के अंदर है और वो चारों वो कैनिबल्स है जो कि आगे जाकर इनके विलेज को नष्ट करने वाले हैं। तब भी लेडी इनसे बोलने लगती है, इस सब कुछ को केवल मैं ही ठीक कर सकती हूँ। इसको ठीक करने केवल एक ही तरीका है, वो कैनिबल्स, उन सभी को खत्म करना पड़ेगा। उनकी आत्मा की मुक्ति, यही आखिरी सोल्यूशन है। इसके बाद वो पूरी लिस्ट दे देती है जिसके अंदर बहुत सारा सामान है। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तो एकदम आखिरी में आता है, 1000 कॉपर कॉइन। उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, साथ में सभी विलेजेस को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। आज रात को ही इन सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जो कुछ भी वो घोस्ट है उसको आज रात को नष्ट करेंगे और हमारे विलेज को हमेशा हमेशा के लिए इस खतरे से फ्री कर देंगे। इसके बाद में ये सारे विलेजर तुरंत ही काम पे लग जाते हैं। सारा सामान इकट्ठा किया जाता है और जहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम दोबारा से इस मेडिकल सेंटर का सीन देखते हैं। लू भाई इस पूरे एरिया को देख रहा होता है, हर एक चीज को जो कि यहाँ पर मौजूद है। इस समय एंड्रोलिना भी इसके मौजूद है, जो कि बिल्कुल भी घबराए भी नहीं है। इसमें चंगली से पूछने लगता है, ये सब कुछ यहाँ पर काफी सारे इंसानों के पार्ट रखे हुए हैं, वो स्कल, क्या तुम्हें इस सब कुछ देख के बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? इस पर एंड्रोलिना बोलती है, नहीं, मुझे सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लू भाई इस पे काम करते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, इस सब से मैं एकदम फेमिलियर हूँ। और ये सुनकर चंगली सोचने लगता है, लू भाई काफी कमाल का है, उसने एंड्रोलिना को भी अच्छी तरह ट्रेन कर दिया है। और इसके अलावा लू भाई मेरे विलेज के अंदर काफी लंबे टाइम से है, लेकिन फिर भी शायद से मैं उसकी काबिलियत को ठीक तो समझ नहीं पाया हूँ। फिर वो लू भाई से पूछने लगता है, वैसे तुमने मेडिकल की पढ़ाई शुरू क्यों की थी? क्या इस सब के पीछे तुम्हारी मदर के रिश्ते से कोई हाथ है? और इसी के साथ में दोबारा से लू भाई की हिस्ट्री शुरू होती है। ये उस टाइम की है जब उसकी मदर जिंदा थी, लेकिन तबियत खराब होना शुरू हो चुकी थी। इस समय वो बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है और यहाँ पर बस अपनी मौत का इंतजार कर रही है। इस समय लू भाई लगातार अपनी मौम की नजर को देख रहा होता है, उसकी तरफ देखते देखते इंतजार कर रहा होता है कि कब उनकी मौत होने वाली है। और फिर कुछ टाइम बाद में लू भाई की मदर की डेथ हो जाती है। कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पाता। उसके कुछ टाइम बाद में लू भाई को भी वही सेम बीमारी हो जाती है और फिर से कई डॉक्टर के चक्कर काटना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। और एंड के अंदर ये मेडिकल सेंटर मिलता है, जो कि उस समय कुछ टाइम पहले खुला था। लू भाई के फादर उसको उस जगह पे लेके जाते हैं, जब पर लू भाई की जान बच जाती है। फिर लू भाई का उस मेडिकल नॉलेज की तरफ अपना अट्रैक्शन बढ़ता है, वो उसको जाके ज्वाइन कर लेता है और वहां पहुंचकर उसको अपने मास्टर के बारे में काफी कुछ पता चलता है। उसके मास्टर जितने लेवल पे वो समझ रहा था उससे भी कई ज्यादा ऊंचे के लेवल पे थे। उनके पास में इस दुनिया की काफी सारी बीमारियों के इलाज थे, जो कि इस दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास में नहीं थे। और इसी तरीके से उन्होंने कैसे लोगों की जान बचाई थी और वो आगे भी ऐसा कुछ करना चाहते थे। अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए वो और भी काफी सारी बीमारियों के इलाज ढूंढना चाहते थे, ताकि जितने हो सके उतने लोगों की जान बचा सके। और इसके लिए उन्होंने काफी सारे नोट्स भी लिखे। लू भाई इस समय उन्हीं को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में चंगली गिले सवाल आता है कि उस बच्चे का क्या, उस बच्चे की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी, उसके पीछे क्या कहानी है? इस पे लू भाई बताने लगता है, उस बच्चे को वही सी बीमारी थी जो कि मेरी मदर को थी, बाद में मुझे हुई और अभी इस समय तुम्हारी बेटी और इसके अलावा काफी सारे विलेजर्स को है। असल में इनकी बॉडी के अंदर पैरासाइट था और उस पैरासाइट को किसी भी तरीके से ऑपरेशन करके बाहर निकालना था। उस समय वो जो डॉक्टर थे, मेरे मास्टर, वो विलेज के अंदर नहीं थे, वो अपने सफर पर निकले हुए थे और उनका इंतजार करने में उस बच्चे की मौत पक्के तौर पर हो जाती। ये सर्जरी काफी ज्यादा मुश्किल थी और मैंने डिसाइड किया कि सर्जरी कर किसी भी तरीके उस पैरासाइट को बाहर निकालूंगा और उस बच्चे को ठीक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक फेलियर की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई और सभी लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसका एक कहानी तुम पहले से जानते हो। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था अभी तक इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं मिला है, लेकिन शायद से मेरे मास्टर इस जगह मौजूद होते तो वो जरूर सर्जरी कर उस पैरासाइट को ठीक तरह से निकाल सकते थे। वो गलती मेरी भी थी, उस बच्चे की जान मेरी वजह से गई और इस गिल्ट में मैं अभी तक भी हूँ। यही बात करते हुए लू भाई की किस्मत से वही स्क्रोल मिल जाता है जिसके अंदर इस बीमारी के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। अब तक इस बीमारी के अंदर सर्जरी के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और सर्जरी करना भी काफी तो मुश्किल था, लेकिन अब इस स्क्रोल के अंदर कुछ सोल्यूशन लिखे हुए हैं। लू भाई इन सभी को पढ़ रहा होता है।
एंड के अंदर एक डेट लिखी होती है जो कि 6 महीने पहले की है, मतलब लगभग उसी टाइम की जिस टाइम पर उसके मास्टर की डेथ हुई थी। उसके मास्टर मरने से ठीक पहले इसी बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और फाइनली जाकर उन्होंने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली थी। और इससे पहले कि वो अपनी सारी रिसर्च को इस पूरी दुनिया के सामने लेके आ पाते, उससे पहले ही उनको मार दिया गया। इसके बाद में एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब लू बाई अपने विलेज को छोड़ चुका था और आखिरी बार अपने मास्टर से मिला था। अपने मास्टर से मिलकर उसने सब कुछ बताया कि किस तरीके से उसने उस बच्चे की जान को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गलती के कारण उस बच्चे की मौत हो गई और सारे विलेजेस उसके खिलाफ हो चुके हैं। अब उसके मास्टर को भी उसके साथ में इस सफर पर निकल जाना चाहिए, इस जगह को छोड़कर यहाँ चले जाना चाहिए, लेकिन इस पे उसका मास्टर मना कर देता है क्योंकि इस विलेज के अंदर अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिससे उसकी जरूरत है। वो बिल्कुल भी इस मेडिकल सेंटर को छोड़कर जा नहीं सकता, लेकिन साथ में वो लू बाई को हिदायत देता है कि उसको जरूर से इस जगह छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उसका रहना अब बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। इस पे लू बाई थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करता है कि मास्टर तुम भी यहाँ से चलो, यहाँ पर रहे तो कब्ज का खतरा हो सकता है। जो टेक्निक मैंने यूज की थी वो आप ही ने बताई थी और अगर आप उसका यूज करेंगे तो ये लोग आपके ऊपर भी चढ़ जाएंगे, इस तरीके से आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं। इससे मास्टर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ये लोग ऐसा करने की कोशिश करें, लेकिन मेरा यहाँ जाना तब भी ठीक नहीं होगा। मैं अपनी रिसर्च छोड़कर यहाँ से बिल्कुल भी जा नहीं सकता हूँ और वैसे भी भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सब के सब कुछ कीड़ों की तरह जो कि धीरे धीरे करके आसमान तक का सफर तय कर रहे हैं। हमारी किस्मत में केवल इतना ही है कि हम ऊपर की तरफ चलना जारी रखें बिना ये सोचे हुए कि ऊपर किस तरह खतरे हो सकते हैं। एक कीड़ा जो कि जमीन के अंदर है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है और फिर ऊपर की तरफ जाकर उसको रोशनी दिखाई देती है और उस समय उस रोशनी के अंदर ऐसा हो सकता है कोई और पक्षी उसको उठा के लेके चला जाए। मतलब जो वो अपनी खुशी के लिए समझ रहा है वो सब कुछ किसी और के लिए हो सकता है, उसकी मौत के लिए हो सकता है। अब तुम सोचो अगर उस कीड़े को पहले से बात पता हो कि ऊपर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है तो क्या तब वो ऊपर का तब का वो सफर तय नहीं करेगा? उस रोशनी के लिए वो लड़ाई नहीं करेगा? मुझे लगता है उसको करनी चाहिए और मैं भी वही करने वाला हूँ। और यही लू बाई के मास्टर से लू बाई की आखिरी मुलाकात थी। मास्टर लू बाई को अलविदा कहकर अपने क्लिनिक की तरफ चला जाता है और यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।